अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद एके पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है क्लास 10 के लिए हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये जो ईयर, अगर हम बात करें किस ईयर के किस साल का ये पेपर है, तो ये अभी जो हुआ है 2023 का पेपर है। तो इसमें आपको पूर्णांक दिया हुआ है, तो पूर्णांक ये है, यानी ये नंबर है, टोटल 70 नंबर का प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं। और इसमें जो समय है, टाइम है, तो वो 3 घंटे 15 मिनट के लिए है। तो प्रारंभ में आप सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, देखिए कि 15 मिनट जो आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं कि अच्छे से इसको पढ़िए। फिर इसके बाद में अब निर्देश दिया गया है। तो निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश को आप अच्छे से देखिए। इसमें दिया गया है नंबर 1 की अगर हम बात करें कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी जितने भी प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जो आपको प्रश्न छोड़ना है तो वो उसी प्रश्न में दिया हुआ होगा अथवा लगाकर, यानी एक में से आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा करना है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सारे प्रश्न करने हैं। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। यानी खंड आ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें होंगे, और जो खंड बा होगा वो उसमें थ्योरी आपको लिखना होगा। जैसा कि नीचे दिया हुआ है कि खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी जो 1 से 20 तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको OMR सीट आपको मिलेगी, उसमें भरना पड़ेगा। फिर खंड अगर हम सा की बात करें, यानी जो दूसरा खंड है, तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पत्र पर ही उत्तर चिन्हित करें, यानी जो हमने अभी आपको बताया है वही करना है। और OMR जो आप भरें जिसको, तो उसको काटे ना, और ना उस पर इरेजर चलाएं, ना वाइटनर का प्रयोग करें। यानी जब आपने एक गोला भर दिया है तो उसी पर अटल रहिए। अगर आप मान लीजिए आपने भर दिया और अब आपको दूसरा लग रहा है, तो अगर आप दोनों कर देंगे, 2 गोला भर देंगे, तो आपको इसके लिए कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। तो इसका भी ध्यान रखिए, अगर गलत हो गया है तो इसको पहले से ही सावधानी बरतिए। फिर अगर हम बात करें 5वें नंबर पे, तो प्रश्न के अंक जो हैं उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्न है टोटल तो यहाँ बात करें तो 70 है, लेकिन 70 कैसे हैं, तो जो जितने अंक का होगा वो आगे वहाँ पे दिया हुआ होगा। जैसे 1 से 20 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तो वहाँ 1-1 नंबर मिलेंगे, तो 20 नंबर तो बहुविकल्पीय हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे वो उनके आगे लिखे हुए होंगे। और खंड बा की अगर हम बात करें तो सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें, यानी जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको एक साथ देने हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है जो लास्ट का निर्देश है, उसमें दिया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। यानी आप पहले से शुरुआत करिए खंडवा का, और सभी प्रश्न तो आपको करने ही हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप कर रहे हैं और कोई किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसी में टाइम वेस्ट मत करिए। अगर नहीं आता है तो उसको रहने दीजिए, बाद में कर लीजिए। तो ये हुआ निर्देश। अब हम बात करते हैं निर्देश के बाद जो खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यानी जो शुक्ल युग है, अगर यहाँ पे मान लीजिए छायावाद दिया होता, छायावाद, तो शुक्ल युग को ही छायावाद भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अगर अगली बार आपसे छायावाद पूछा जाए तो उसका मतलब ये है कि शुक्ल युग की बात हो रही है। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही किया गया है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसमें सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, यानी जो सेवा सदन है इसके उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इन्होंने सेवा सदन लिखा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न तीसरा। यहाँ तीसरे पे पूछा गया है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आप इस नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा
क्योंकि आप अगर शुक्ल युग के नाटककार के बारे में लिख देंगे कि वो हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें एक और बात आपको जानने की ज़रूरत है कि इसमें जब आप देखेंगे तो शुक्ल युग के नाटककार जो हैं इसमें से 3 ऐसे हैं जो हैं, लेकिन एक नहीं है। तो जो नहीं है हमें उनके बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो ये शुक्ल युग के नाटककार हैं, और हरे कृष्ण प्रेमी ये भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी हैं, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं वो नहीं हैं। शुक्ल युग के यानी छायावाद युग के नाटककार नहीं हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये किसकी है, तो इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये प्रसिद्ध आत्मकथा जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर जो 5वां है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, यानी जिन्होंने यात्रा के बारे में साहित्यकार जो लिखे हैं वो कौन हैं। तो जयशंकर प्रसाद नहीं होगा और प्रेमचंद भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, राहुल सांकृत्यायन इनका नाम है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। ध्यान से देखिएगा, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो यहाँ अगर हम बात करें, सिर्फ अगर आपसे पूछा जाता कि रीत काल के कवि कौन हैं, तो रीत काल के कवि यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेंगे, एक भूषण भी हैं और एक घनानंद। ये दोनों रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। लेकिन अब यहाँ पे वीर रस जो दे दिया गया है, अब यहाँ पे थोड़ा जो आंसर आपका होगा वो घनानंद जो है वो वीर रस के नहीं है, बल्कि जो भूषण हैं ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं रीत काल के। लेकिन अगर हम बात करें रीत काल के बारे में ही सिर्फ पूछा जाता, तो रीत काल के बारे में प्रसिद्ध कवि हैं रीत काल के टाइम के, तो वो हैं भूषण और घनानंद दोनों हैं। फिर सवाल नंबर जो 7वां पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7वां जो है आपका वो है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, यानी रामचंद्रिका किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट होगा, केशवदास ने लिखा है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है, तो अगर हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, और ना ही श्रीधर पाठक की है, न श्याराम शरण गुप्त की है, बल्कि जो प्रिय प्रवास है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इन्होंने लिखी है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राम की शक्ति पूजा की रचनाकार हैं, यानी जो ये नाम दिया हुआ है राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगति युग का कवि नहीं है, यानी 3 ऐसे हैं जो प्रगतिवादी युग के कवि हैं, लेकिन अब हमसे नहीं पूछा गया है, यानी इस नहीं को आप ध्यान से देखिए तो कौन नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। फिर यहाँ पूछा गया है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होगा वो होगा हास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया है मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, यानी ये चीज़ें किस अलंकार में आते हैं, किस अलंकार की पहचान इनसे ही हो जाती है। अगर ये दिया हुआ है तो बस वही ये मान के चलिए कि वो अलंकार यही होंगे। कौन से अलंकार होंगे, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। मनु मानो जनु जानो जहाँ आता है तो वो अलंकार अगर पूछे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर इसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न आपका, इसमें एक छंद दिया गया है, एक दोहा दिया गया है। इसमें आपको दोहा नहीं सॉरी एक छंद दिया गया है, इसमें कौन सा छंद यूज हुआ है ये पंक्ति में वो आपको बताना है। तो लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख
तारक बुदबुद दे रहा। तो उपर्युक्त जो पंक्ति है इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोरठा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि सोरठा कैसे हुआ, ये सोरठा की क्या पहचान है, तो सोरठा क्या होता है, ये जैसे कि दोहा मान लीजिए क्या होता है। पहले हम बात करते हैं सोरठा की। तो सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं टोटल, और जो आपका दोहा होता है इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। दोनों में मात्राएं 24 होती हैं। बस सिर्फ खेल इतना है कि जो 24 मात्रा होती हैं, दोहा जो होता है उसमें 13 पहले में होती हैं और 13 और 11 होती हैं। यानी स्थान पे, और जो तीसरा स्थान होगा, पहला और तीसरा में 13 मात्राएं आएंगी, और जो दूसरा और चौथा होगा पद उसमें 11 मात्राएं आएंगी। ये होगा हमारा सोरठा, नहीं सॉरी, ये होगा दोहा। अब इसी का जस्ट उल्टा, यानी यहाँ पे अगर हम 11 कर दें और यहाँ पे 13 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा सोरठा। तो सोरठा जो होता है ये दोहा का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। इस बात का भी ध्यान आप रखिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी कौन सा ऐसा जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग उसमें नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें उपदेश की या उपनाम की या उपनवन की, इस सब में उप का उपसर्ग के रूप में आया है। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें तो इसमें ऊपर जो है उपसर्ग इससे नहीं बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी दैनिक को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय किसका यूज हुआ है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है शब्द के जो पीछे लगते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे कि प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि जो शब्द के पीछे लगाओ। प्रा से प्रत्यय, प्रा से पीछे, ऐसे याद कर सकते हैं। और उपसर्ग जो होता है वो आगे लगा होता है शब्द के। तो अगर हम बात करें दैनिक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिन और इक, यहाँ पे दिन होगा पहला पद, और इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्लस होगा इक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर मिल के ये बनता है दैनिक। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, यानी त्रिवेणी जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आगे आएगा त्रि, यानी 3। तो जिस पद में प्रथम पद जो संख्यावाची अगर है तो वो आपका द्विगु समास हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए त्रिवेणी की जगह चौराहा दिया होता तब भी ये आपका द्विगु समास ही होता, क्योंकि जिस पद में जिस समास में आगे का जो पद होता है उसमें अगर संख्यावाची कोई शब्द दिया हुआ है फिर पीछे कुछ और लगा हुआ है तो वहाँ द्विगु समास होता है। ये द्विगु समास की पहचान होती है। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें 3 ऐसे हैं जो गंगा के पर्यायवाची हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कालिंदी, ये हमारा कालिंदी जो है ये गंगा की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, देव नदी भी है गंगा की पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी जो है ये गंगा की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, यानी इत्यादि जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगा हुआ है इति धन आदि, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया कि फल शब्द का तृतीय विभक्त बहुवचन रूप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फले हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, यानी हस्तु जो धातु है इसका ये कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक वचन है और प्रथम पुरुष है। अगर यहाँ लकार की बात करें तो ये कौन सा लकार है, तो ये जो हस्तु है ये है लट लकार, नहीं सॉरी लट लकार नहीं होगा बल्कि ये लोट लकार होगा।
ये हस्तु जो लिखा हुआ है ये हस्तु, ये हस्तु के बारे में है। ये लकार की बात करें तो ये लोट लकार है। तो इस तरह जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो पूछे गए थे 20 एक एक नंबर के लिए, वो आज हमने सारे हल किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है खंड बा। अब वो खंड आ हमने अभी तक हल किया है पूरा। अब यहाँ दिया हुआ है एक आपको गद्यांश दिया हुआ है। इसी के आधार पर आपको इन प्रश्नों के जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, इनका उत्तर देना है। अब यहाँ एक प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे तो यहाँ आपको 2 नंबर मिलेंगे, फिर यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर, यानी ऐसे से करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर मिलेंगे। आपका दिल करे तो ये वाला पद्यांश करिए, या फिर अथवा लगा हुआ है यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये वाला भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, जो आपने अच्छे से कर सकते हैं अभी तक आपने जो पढ़ा हो। तो ये गद्यांश करिए तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पे दिया हुआ है अब एक पद्यांश, इससे पहले गद्यांश था, अब यहाँ एक पद्यांश दिया है। उनके आधारित पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न मतलब ये वाले तीन प्रश्न के उत्तर आपको देना होगा, और एक प्रश्न का जो उत्तर आप को जब उत्तर लिखेंगे तो जो अंक मिलेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। 2 अंक करके मिलेंगे और टोटल 6 हो जाएंगे। यहाँ अथवा लगाकर ये वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे अथवा देखिए लगा हुआ है, फिर ये वाला करिए, या फिर इसके बाद में प्रश्न जो तीसरा है खंडबा का, उसमें एक संस्कृत पद्यांश गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर भी आपको जब आप इस जो गद्यांश दिया हुआ है इसका संदर्भ लिखेंगे और उसका अनुवाद भी करेंगे तो संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद करने के लिए 3 नंबर मिलेंगे। यानी ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे, 2 और 3। तो ये संस्कृत का गद्यांश हुआ। अब इसके बाद आएगा संस्कृत में पद्यांश करने को। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर गद्यांश ही है, संस्कृत में सिर्फ गद्यांश ही है, पद्यांश हाँ है दिख गया। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो पद्यांश के बारे में है। तो आप यहाँ पे पद्यांश को लिखिए, और पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर जब आप उसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे तब 3 मिलेंगे। यानी ऐसे करके टोटल आपको यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य, यानी जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर किसी निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। जब आप किसी खंड का खा ऐसे करके जो भी है एक आपको उसको जो आपने पढ़ा हुआ है जो आपको आता है उसमें से एक आप जब करेंगे क्वेश्चन का है, मान लीजिए एक करना है तो एक मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी खंडकाव्य ही दिया हुआ है, अथवा यानी अथवा लगा कर, यानी एक ही करना है। ये का खा गा घा जो इतने सारे दिए हुए हैं ये सारे नहीं करने, बल्कि एक ही करने हैं, जो जिसके लिए आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको सही से दिखाई दे। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं लेखकों के नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इन तीनों में से किसी एक के लेखक के बारे में जीवन परिचय लिखना है। जब आप जीवन परिचय लिखेंगे किसी एक के बारे में तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, और जब आप उन्हीं की एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख कर देंगे तब आपको 2 नंबर और मिलेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो जो जीवन परिचय होगा वो तो बड़ा होगा, और उसकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा होगा। तो ये जो लेखक होंगे इनके जो इम्पोर्टेंट होंगे इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें लेखक के जीवन परिचय उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कवियों के बारे में भी दिया गया है ऐसे ही कि 4 कवियों के नाम दिए हुए हैं, और इनमें में से किसी एक के बारे में ही लिखना है आपको जीवन परिचय, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाकवि सूरदास के बारे में लिख सकते हैं, या बिहारी लाल या महादेवी वर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुकी हैं। और अगर आप
2024 में भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको इम्पोर्टेंट समझिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर आती हैं। तो महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे, इनके बारे में तो किसी एक के, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आपको चारों में से नहीं लिखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि महाकवि सूरदास की जीवन परिचय लिखें और प्रमुख रचना बिहारी लाल की लिख दें, ऐसे नहीं करना है। एक ही की जिनका जीवन परिचय आपको लिखना है, उन्हीं की प्रमुख रचना के बारे में भी उल्लेख करना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 7वां, आपका पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, यानी जो आपने याद किया हो। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जब आप वो पेपर की तैयारी करें 2024 या 25, जब भी पेपर आगे अगर आप कर रहे हैं, आप दे चुके हैं तो नहीं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगले एग्ज़ाम की, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका पेपर वो श्लोक है, वो 2-3 श्लोक याद कर लीजिए। क्या पता जो आपने याद किया, अगर मान लीजिए आपने एक को याद कर लिया और वो गलती से आ ही गया प्रश्न पत्र में, तो फिर वो बेकार हो गया आपके लिए। तो इसके लिए आप 2-3 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि ये श्लोक भी पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर जो 8वां है, उसमें यहाँ पे संस्कृत के प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हैं टोटल, लेकिन किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं। यहाँ जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और फिर जब एक और का देंगे तो 2 मिलेंगे, यानी ये दोनों मिलाकर 4 नंबर आपके टोटल यहाँ हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 9वां। उसमें यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विषय पर निबंध लिखना है, और यहाँ पे आपको शब्द सीमा भी दिया हुआ है कि 150 से लेकर 200 शब्द होने चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे 9 नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बारे में लिख सकते हैं, या बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसके बारे में, या जल है तो कल है, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इसके बारे में भी। तो ये जो निबंध है, इसके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें इन टॉपिकों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 के लिए, जो हिंदी का एग्ज़ाम था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास उनका 10 है, यानी कक्षा 10 में है अगर वो, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और इसकी जो PDF है वहां से आप उसको फिर से एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखिए कि आपके कितने नंबर आते हैं इसमें। और हमेशा खुश रहिए। और कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।